अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 7। आज हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये मेंस क्रिकेट पे हम जो रीसेंट मैचेस चल रहे हैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड इंडिया अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश उन पे बात करेंगे। वंस अगेन एज यूजुअल मेरे को होस्ट अमान ने ज्वाइन किया आज मुझे कराची से। अमान, आप कैसे हैं और आज आपका क्या थॉट्स हैं इन सारे टॉपिक्स पे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बस आज काफी सारे मैचेस हुए तो कवर करने में काफी मजा आएगा, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, आपको पता है विमेंस वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो उस पे हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे, बट ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये मेंस क्रिकेट के जो मैचेस हो रहे हैं उन पे करेंगे। स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, जो द ओवल में टेस्ट चल रहा है। और जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी अमान, कि ये टेस्ट मैच जो है न्यूजीलैंड के लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है जीतने के लिए। और इस वक्त जिस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है तो न्यूजीलैंड बिल्कुल कंट्रोल में नजर आ रहा है इस वक्त इस टेस्ट के अंदर। एग्जैक्टली exactly, या बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइक अगर हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से भी बात करें तो न्यूजीलैंड बिल्कुल डोमिनेट करता हुआ आया है। जिस तरह फर्स्ट डे पे उन्होंने बैटिंग करी, आई गेस 290 पे कुछ उनके साथ आउट थे। उसके बाद जो ग्लेन फिलिप्स ने नेक्स्ट डे आके बिल्कुल जो मार्वलस इनिंग्स खेली और अपनी 100 पूरी करी है काइल जेसन के साथ, जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, इट वाज फिनोमिनल मेरे ख्याल। बिल्कुल। आई थिंक ग्लेन फिलिप्स की मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स जो है आई थिंक 2016 में वो आए थे प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर, मतलब लीग्स के अंदर और न्यूजीलैंड के लिए। और उनको एक वाइट बॉल स्पेशलिस्ट माना जाता था, क्योंकि वो T20 लीग्स खेलते थे, सीपीएल बहुत खेलते थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आईपीएल में भी थोड़ा आए लेकिन उनकी ये रेपुटेशन कभी भी नहीं थी कि वो एक टेस्ट के प्लेयर है। जिस तरह उन्होंने अपने 1-2 साल में प्रूव किया अपने आप को एज अ टेस्ट क्रिकेटर, इट्स बीन फिनोमिनल। और ये जो इनिंग्स है उनकी, आई थिंक दिस इज हिज मेडन टेस्ट सेंचुरी। और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, और वो जो स्पेल जिसकी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हमारे जोफ्रा आर्चर की, जो स्पेल थी बाउंसर्स की, उन्होंने उसको सरवाइव किया। और फिर जब कंडीशंस आसान हुई, फिर उन्होंने एक जबरदस्त काउंटर अटैक लॉन्च किया इंग्लैंड के बॉलर्स पे। इनएक्सपीरियंस बॉलर्स को अटैक किया, मारा। और न्यूजीलैंड को एक ऐसी पोजीशन में ले गए 391 की, जिसमें न्यूजीलैंड बिल्कुल एक ड्राइविंग सीट में चला गया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सेकंड डे को अप्रोच किया और उनके पार्ट टाइम बॉलर्स को, नॉट मेन बॉलर्स को अटैक करके जो एक काफी अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाया। और उसके बाद अगर हम सेकंड इनिंग्स पे बात करें तो इंग्लैंड ने जिस तरह आके बैटिंग स्टार्ट किया, लाइक मैं जब लाइव मैच देख रहा था उनको काफी अच्छा स्टार्ट मिल गया था। बेन डकेट काफी अच्छा अटैक कर रहे थे, लेकिन मेरे सामने ही बिल्कुल मैं देखा कि उन्होंने काफी और रन लेके अपने अपनी विकेट थ्रो कर दिया और रन आउट हो गए टू नेथन स्मिथ। तो आई गेस वो काफी टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जिस तरीके से बेन डकेट वाज बैटिंग, आई थिंक वो काफी अलग मूड में आए थे बैटिंग जी करने बिल्कुल, के वो लिए। एक टी लेकिन ट्वेंटी अगर हम स्टाइल में देख, खेल रहे थे, T20 स्टाइल में खेल रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल फेयरलेस बिल्कुल। बेसबॉल क्रिकेट जो है वो खेल रहे थे। और जिस तरह का रनआउट बड़ा अनफॉर्चुनेट था। थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि जो इंग्लैंड का जो कोलैप्स हुआ था बीच में मिडिल ऑर्डर, बहुत डिसअपॉइंटिंग। और जिस तरह आपने बात की थी अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि इंग्लैंड ने जिस तरह इस टेस्ट के अंदर दो बिल्कुल नए प्लेयर्स को मौका दिया, जेम्स ड्रू को मौका दिया और जॉर्डन कॉक्स को, जो दोनों अच्छे टैलेंट लगे मुझे। ड्रू बड़े कॉम्पैक्ट लगे टेक्निकली, बट ये आपको बिल्कुल नजर आ रहा है कि वो इस वक्त थोड़े यंग हैं और इनएक्सपीरियंस है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो यहाँ बेहतर होता है कि इंग्लैंड अब एक्सपीरियंस पे जाता, जॉनी बेयरस्टो जैसे प्लेयर के लिए जाता, उनको खिलाते इस मैच में। लेकिन वो एक बहुत इनएक्सपीरियंस टीम के साथ गए और वो बिल्कुल बैकफायर कर गया उनके लिए। और मैं अगर थोड़ी बात करूं इंग्लैंड की, तो लक का बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, क्योंकि उनके जो मेन बैट्समैन थे वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो गए फर्स्ट इनिंग में, बट जो फिशर है, मैथ्यू फिशर, जो एक कहीं ना कहीं टेल एंडर या बहुत ही हुआ बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन्होंने 50 की, जिसकी वजह से 291 हुआ। वरना तो मुझे इंग्लैंड बिल्कुल 220 230 पे पैक होते हुए दिख रही थी। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एंड में मैं कहूंगा एक तुक्के की इनिंग्स जिसको हम बोलते तुक्के हैं, की मैट इनिंग फिशर बिल्कुल। की एंड में लग गई बिल्कुल वो। क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो ऐसा बॉलर खेल लेते। तो बिल्कुल ऐसा बॉलर उन्होंने आके अपनी 50 कर ली, वो तो गनीमत थी इंग्लैंड के लिए कि उन्होंने उस 50 के बदौलत 291 का टोटल लगा लिया। वरना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो 220 230 पे पैक थी इंग्लैंड। बिल्कुल। अब थोड़ी बात करेंगे न्यूजीलैंड की जो सेकंड इनिंग्स थी। वंस अगेन जो ओपनर्स थे, विलिया जो सॉरी डेविन कॉनवे और टॉम लेथम, जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फॉर्म के साथ, तो वो तो जल्दी आउट हो गए। बट जो नंबर 3, जो अमान आपके लड़के जो है हेनरी निकल्स, उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की है, मतलब
आउटस्टैंडिंग। और मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हेनरी निकल इतना ज़बरदस्त खेल जाएंगे, क्योंकि मैं उनको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, उनके करियर को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छे डिसेंट प्लेयर है, बट आप उनसे ये एसोसिएट नहीं करेंगे कि वो कोई बहुत बड़ी इनिंग खेल लेंगे बड़े मैच में। उनकी बहुत तारीफ करनी बनती है यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह हेनरी निकल्स अपना केन विलियमसन की रिप्लेसमेंट में आए थे, उनके पर उसका ऑलरेडी साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्कुल। था, और काफी आए थे, आई थिंक काफी टाइम बाद उन्होंने टेस्ट में कम बैक किया है। और अपने कमबैक मैच पे ही सेकंड इनिंग्स के अंदर आई थिंक इस तरह आके 100 मार देना, वो भी जब आपका ओपनर से आप फेलियर हुआ है, तो काफी काफी बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, आई थिंक, और ये वंस अगेन मैं समझता हूँ कि वो सारे जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक लेसन है कि हेनरी निकल्स की अगर आप देखें तो वो 2015-16 से चल रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ, और वो एक वक्त था 2016, 17, 18, 19, 20, वो रेगुलर मेंबर थे टेस्ट टीम के, और वो नंबर 6 पे बैटिंग करते थे, मुझे याद है, और बड़ा अच्छा करते। फिर उनकी फॉर्म डाउन हुई, बाहर हो गए टीम से। अब वो वापस आए नंबर 3 पे। और अगर आप उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में देखेंगे ना परफॉर्मेंस, तो न्यूजीलैंड की जो 4 डे क्रिकेट होती है प्लंकेट शीट, वहां पे वो बहुत रन्स करते हैं, ठीक ठाक रन्स बनाते हैं, और अब वो वापस आए तो बिल्कुल एक जबरदस्त अंदाज में आए हैं वो। तो वंस अगेन ये प्रूफ करता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना कितना जरूरी है एक प्लेयर के लिए। बेशक आप बाहर हो जाए, आप डोमेस्टिक में जाए, वहां रन्स करें, और आप वापस आए तो इस तरह वापस आए कि आप बड़ी टीम को मारे उनके होम ग्राउंड पे जाके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर हम उसके अलावा देखें तो सचिन रविंद्र ने जिस तरह बिल्कुल। बैटिंग करी, 76 का स्कोर लगाया, क्योंकि सचिन से भी आप काफी ज्यादा चीज एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अब वो काफी सीनियर प्लेयर बन चुके हैं, वो काफी मतलब कह लो उनसे काफी हाई एक्सपेक्टेशन है, और उनके भी ऊपर एक बड़ा स्कोर ड्यू था। तो इनकी एक परफॉर्मेंस से आई बिलीव उनके अंदर भी काफी कॉन्फिडेंस आया होगा, और वो आगे जाके मजीद टेस्ट मैच में और अच्छा स्कोर करेंगे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये दोनों प्लेयर्स ने जिस तरह खेला है, रचिन जो अब मैं समझता हूँ बेस्ट प्लेयर है, न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर है, उन्होंने भी अच्छा खेला। शायद वो थोड़ा मिस आउट कर गए सेंचुरी को, स्टिल ही प्लेड वेल। देन वी हैव टू गिव क्रेडिट टू डैरिल मिचेल, जिस तरह वो आए नंबर 5 पे, एक बड़ी सॉलिड इनिंग्स के लिए, एग्रेसिव इनिंग्स थी थोड़ी, उनकी वनडे स्टाइल इनिंग्स थी। तो इन दोनों ने मिलके, सबने मिलके एक बड़ा अच्छा टारगेट दिया है। और जिस तरह की फिर हमने इंग्लैंड की बैटिंग देखी, वंस अगेन बहुत ही एक मीडियोकर सी बैटिंग थी, ओपनर्स जल्दी आउट हो गए। जेकब बेथेल में मैं बात करूंगा, जेकब बेथेल एक यंगस्टर है, बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, बट कहीं ना कहीं फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप की इनिंग्स आपको याद होगी उनकी, सेमीफाइनल की, जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया की क्रिकेट को शॉक कर दिया था अपने टैलेंट से। उसके बाद वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आईपीएल में स्ट्रगल किया, अब यहाँ टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो टेस्ट सीरीज में भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेकब बटल को जिस तरह हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था कि वो काफी लाइक जेकब बटल को आप लोग उस कैटेगरी में रखते हैं जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड के आने वाले बेस्ट प्लेयर्स में उनको काउंट किया जाता है, जो आने वाले जनरेशन के अंदर है। तो जैकब बटल के ऊपर लाइक जिस तरह की फॉर्म वो T20 वर्ल्ड कप के बाद से लेकर आए थे, उस फॉर्म को वो उस तरीके से कंटिन्यू कर नहीं पाए, जो कि हमें इस टेस्ट सीरीज में वाजे तौर पे दिखा भी है। पहले टेस्ट में भी उन्होंने कोई खास स्कोर नहीं किया, फिर पहली इनिंग में भी खास स्कोर नहीं किया, और सेकंड इनिंग में भी अटक पे वो आउट हो गए। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच में हमें काफी अच्छी बिल्कुल। पार्टनरशिप देखने को मिली थी। वो आई गेस कोई अराउंड उनके 40 पे 3 आउट हो गए थे। जी जी वहां से बिल्कुल। जो उन्होंने अराउंड 97 रन की पार्टनरशिप लगाई, वो काफी अच्छी पार्टनरशिप थी। और फिर हैरी ब्रूक का एज हो के स्लिप पे क्या है कैच आउट हुआ, तो उसके बाद से आई थिंक अब इंग्लैंड काफी पीछे जा चुकी है गेम से। जी बिल्कुल, और मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा हैरी ब्रूक पे। आई थिंक हैरी ब्रूक इज प्रोबेबली द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जिस तरह का उनके पास गिफ्टेड टैलेंट है। और वो जो एक शॉट जो अभी बिल्कुल वायरल हुआ हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पे, जो उन्होंने आई थिंक शायद वो विलो रोड को मारा, अजीब सा शॉट, लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, पीछे गए, आगे गए, और एक स्लाइस मार के छक्का हो गया। तो जिस टैलेंट वो पोजेस करते हैं, उनको उस चीज को समझना चाहिए, और उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, जो सिर्फ 50s और 60s के लिए नहीं है। उनको जिस तरह आज भी वो खेले 58 और 54, ऑन पेपर बड़ी अच्छी इनिंग है, काउंटर अटैक किया, तेज खेले, 100 के स्ट्राइक रेट से खेले वनडे स्टाइल में। लेकिन उनको ये समझना है कि जितना टैलेंट है उनके पास, उनको बड़ा स्कोर करना है, 150 प्लस करना है, और मैच जिताना है अपनी टीम को। ये मतलब नहीं कि वो करते नहीं है, बट ये मौका था उनके पास कि वो आज जो रूट के साथ खड़े होते, और एक इंग्लैंड को एक इस पोजीशन में होता है इंग्लैंड इस वक्त, लेट से 200 पे 3 आउट होते,
तो हम आज ये बात करते हैं कि यार इंग्लैंड का ये मैच बड़ा चांस है, लेकिन अब जिस तरह का सिचुएशन है 182 पे 5, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है इंग्लैंड का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कल लास्ट डे होगा, तो न्यूजीलैंड तो चाहेगा कि वो अर्ली ऑन आके बस उनको सिर्फ जो रूट को आउट करना है। जो रूट के आउट होते ही इंग्लैंड टीम मेरे ख्याल में 15-20 मिनट इनफ हो गए उनकी पूरी टीम पैक करने के लिए। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल। तो कल हमें जो रूट से हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि वो एक बड़ी इनिंग्स के लिए जाए, कि 280 रन चेस करना एक अकेले प्लेयर की बात नहीं है। अगर तो इंग्लैंड कल पेस के मूड से आता है, तो जो रूट के साथ जॉर्डन कॉक्स को एक बड़ी इनिंग लगानी होगी, क्योंकि जॉर्डन कॉक्स के बाद फिर सारे बॉलर शुरू हो जाते हैं, फिर कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं। बिल्कुल जॉर्डन कॉक्स से उम्मीद हो सकती है, बट जॉर्डन कॉक्स इज अ डेब्यूटेंट, और बेशक वो बड़े अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं और उनका एग्रेसिव गेम भी है, बट उनसे एक्सपेक्ट करना उनके पहले टेस्ट में एक बहुत मतलब एक टफ चीज है उनसे। इसलिए मैं कह रहा था कि इंग्लैंड एक एक्सपीरियंस प्लेयर के पास जाता है, जॉनी बेयरस्टो जैसे, तो आप ये उम्मीद लगा भी सकते थे। अच्छा, मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा न्यूजीलैंड के बॉलर्स की, जिस तरह तो मैट हेनरी, अगर आपने ये उनका टेस्ट देखा हो तो उन्होंने एक, आप कहते हैं ना कि फास्ट बॉलर जो होता है उसका जो सबसे बड़ा एक ईगो होती है वो ये होती है कि वो फास्ट है, वो कीपर को दूर रखता है। अगर आपने नोटिस किया हो, इस टेस्ट में मैट हेनरी ने बहुत सारे ओवर ऐसे किए जहां पे उन्होंने टॉम ब्लंडल जो कीपर है न्यूजीलैंड के, उनको स्टंप्स के पास लाके खड़ा किया और बॉलिंग की। इसकी ये जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि वो चाहते थे कि जो इंग्लैंड के बैटर्स हैं वो अपनी क्रीज में रह के खेलें, क्योंकि जब कीपर पीछे होता है तो वो क्रीज से बाहर आके उनकी स्विंग और सीम को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रीज से बाहर आते थे। तो इस चीज को देख के उन्होंने अपनी ईगो को सेक्रीफाइस किया और अपने कीपर को कहा कि भाई तुम आगे आ जाओ, मैं इनको क्रीज से आगे आने नहीं दूंगा। तो मैं उसकी बड़ी तारीफ करना चाहता हूँ उनकी, और कि उन्होंने 5 विकेट्स भी ली, और इसके अलावा मैं जो टॉम ब्लंडल है उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग की है इस पूरे टेस्ट के अंदर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि इनका ये अपनी ईगो को साइड पे रखना उनके लिए फिर अच्छा भी साबित हुआ। उन्होंने पहली इनिंग में फाइव लगाया और सेकंड इनिंग में भी उन्होंने एक विकेट ली है अभी। और मेरे बिल्कुल ख्याल में ये अभी कल वाले दिन और अच्छी बॉलिंग करके मजीद विकेट्स लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये गेम है अब इंग्लैंड का हारने का, सिंपल कहे तो। बिल्कुल, ये न्यूजीलैंड इस मैट गेम हेनरी, को मेरे ख्याल में जी पहले मैट सेक्शन हेनरी में की खत्म मैं कर बात सकते करूंगा। हैं। मैट हेनरी जो है वो कोई मीडियम पेसर कहीं से भी नहीं है, वो एक प्रॉपर फास्ट बॉलर है। 135 प्लस 140 पे भी हिट बिल्कुल करते हैं। तो उनके लिए ये करना ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे क्रिकेट जब खेलता हूँ, तो जब कीपर ऊपर आ जाता है तो एक आपको आपकी ईगो डिस्ट्रॉय हो जाती है कि यार मैं इतनी दूर से भाग के आ रहा हूँ और कीपर जो है वो बिल्कुल स्पिनर की तरह खड़ा हुआ है। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी बड़ी जबरदस्त थी और इसका क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड को। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच है, उनको ये जीतना चाहिए। और बहुत जबरदस्त हुआ कि जब ये सीरीज 1-1 हो जाएगी और ये हम लोग जाएंगे डिसाइडर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे, हमने जो रूट की, अमान आपने बात की, जो रूट ने आज एक बड़ा हिस्टोरिक अचीवमेंट उनकी है कि वो 14,000 टेस्ट रन उनके हो गए। आई थिंक शायद वो थर्ड प्लेयर है जिसने ये अचीव किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड या फोर्थ। ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर तो सबको पता है नंबर वन। उसके अलावा आई थिंक शायद जैक कैलिस, तो जो रूट जो है ही इज रीच 14,000 रन्स, और कुछ आई थिंक उनके 1,500 या 1,800 रन ही है टू बिकम द लीडिंग रन स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। बिल्कुल, लाइक हम तो सैल्यूट करते हैं जो रूट को। लाइक वो मैं मानता हूँ कि हमारी इस जनरेशन के टेस्ट के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन में से एक बैट्समैन है वो। और 14,000 टेस्ट रन का माइलस्टोन अचीव करना काफी काफी बड़ी बात है। और अब आई थिंक अगर हम जरूर अपनी फॉर्म को मेंटेन रखते हैं, तो वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के मुझे काफी करीब जाते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, बस मुझे लगता है कि विद इन द नेक्स्ट 2 इयर्स मुझे लगता है ये जो रूट जो है ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और इनका एक इसमें एडवांटेज भी मुझे लगता है, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो बहुत टेस्ट क्रिकेट खेलता है। और अगर मैं अब लिस्ट को देखूं तो हम्म, जो रूट जो है नंबर 2 पे आ गए हैं ऑल टाइम लिस्ट के अंदर। नंबर 1 पे सचिन है 15,921 रन, और जो रूट इस वक्त 14,073 पे है। रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने। जैक कैलिस, राहुल द्रविड़, एलिस्टर कुक, संगकारा सबको पीछे छोड़ चुके हैं, जो क्रिकेट के बहुत बड़े नाम है। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी लकी टू बी इन दिस एरा ऑफ जो रूट, कि जो रूट इस तरह खेल रहे थे, यंग भी है, 34-35 ईयर्स के हैं। तो आप कह सकते हैं कि फिटनेस के साथ और जिस तरह इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट खेलता है, तो मुझे लगता है ये इजिली नेक्स्ट थ्री बिल्कुल फोर ईयर्स क्रिकेट और खेलेंगे। टेक्निक भी अच्छी है इनकी, तो आप अगर फॉर्म जाती भी है नीचे,
तो मुझे नहीं लगता कि इतनी नीचे जाएगी कि वो बिल्कुल फिनिश हो जाए। तो ये मुझे इजीली लगता है कि ये 14,000 को आराम से 16-17,000 कर सकते हैं और एक ऑल टाइम लेजेंड बन सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आई गेस आगे बढ़ते हैं बिल्कुल आगे टॉपिक्स। बढ़ते हैं। आज एक और मैच भी हुआ है। चेन्नई में मैच हुआ है, ये इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का फाइनल मैच। और अमान, एज यूजुअल हमने पहले भी बात की थी, अफगानिस्तान ने कहते हैं कि सीरीज की सबसे वीक परफॉर्मेंस आज दे दी है। बिल्कुल एक थर्ड क्लास परफॉर्मेंस। हाँ, उनके जो कैप्टन थे हशमतुल्लाह शहीदी, उन्होंने थोड़ा यहाँ पे रेजिलियंस दिखाई और एक अच्छी इनिंग्स खेली। बट बाकियों ने तो आज बिल्कुल अपने आप को यहाँ पे एक्सपोज कर दिया है। एग्जैक्टली मतलब मेरी समझ से बाहर है कि चेन्नई जैसी विकेट, आप जानते हैं चेन्नई की विकेट तो वन ऑफ द मोस्ट फ्लैटेस्ट विकेट्स है इंडिया के अंदर। और उसके अंदर जिस तरीके से मतलब अफगानिस्तान ने गेम को अप्रोच किया, और प्रसिद्ध कृष्णा ने उनके स्टार्टिंग के 5 बैट्समैन को आउट किया। लाइक बिल्कुल आई थिंक प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णा को कृष्णा मतलब जी। मैं तो उनको काफी एग्जैक्टली प्रसिद्ध कृष्णा को तो हम एक काफी एवरेज बॉलर बिल्कुल। मानते हैं कि ही इज नहीं नहीं, नॉट अ उन गुड बॉलर। प्रसिद्ध कृष्णा की तो आपको पता है ना, इंडिया के जो खुद के फैंस हैं, सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग होती है कि यार ये पिटने के लिए आता है, हमेशा जब भी आता बिल्कुल। है पिटाई होती है इसकी। तो हाँ उनका आज एग्जैक्टली इतना अच्छा करना, एग्जैक्टली। इवन तो मैं पर्सनली उनकी बॉलिंग जब देखता हूँ तो वो एक अच्छे बॉलर है, क्योंकि उनकी हाइट अच्छी है और वो एक अच्छी लेंथ को हिट करते हैं। बट जनरली जो T20 क्रिकेट हो गई या वनडे क्रिकेट हो गई, वहां पे वो पिटाई हो जाती है। लेकिन आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 5 विकेट्स ली, 23 रन, 2.76 की इकोनॉमी। तो उनको क्रेडिट देना बनता है। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चेन्नई जो है ना, ये एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते थे कि अफगानिस्तान कोई अच्छा करेगा, क्योंकि आपको अगर याद हो 2023 में ये वही ग्राउंड था जहाँ पे हम हारे थे अफगानिस्तान से। हम्म। और अब चले, अब जरा अगर थोड़ा सा इंडिया की बैटिंग की तरफ हम लोग आए तो मतलब इंडिया की बैटिंग को तो मुझे देख के पर्सनली बताओ तो मुझे पर्सनली जेलसी होती है। बिल्कुल लाइक अगर हम इंडिया की बैटिंग देखें आज, यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से गेम को अप्रोच किया है, लाइक उनकी बिल्कुल और रोहित शर्मा की आई थिंक थोड़ी बहुत फॉर्म वापस आई है। उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग करी है, इट वाज फिनोमिनल। और मेन बात आज के हॉट टॉपिक तो प्लेयर हमारे जायसवाल रहेगी। मतलब यशस्वी जायसवाल का ओडीआई करियर अभी बहुत शॉर्ट है। लाइक बिल्कुल। उन्होंने कोई मेरे ख्याल में 6 या 7 ओडीआई मैचेस खेले, उसके अंदर उनकी दो दो सेंचुरीज है, दो सेंचुरीज सेंचुरी। बिल्कुल। आई थिंक एक उनकी शायद, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनको देख के साउथ मुझे अफ्रीका पर है शायद। हॉलीडे टाइम में याद आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक एक इनकी सेंचुरी शायद इंग्लैंड पर है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उन्होंने शायद मारी नहीं थी या नहीं, साउथ इंग्लैंड में नहीं, वो जो एक साउथ अफ्रीका की जो साउथ इनकी होम अफ्रीका। पे आई थी ना, वो जी 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 वनडे बिल्कुल खेलने के लिए, उस बिल्कुल थर्ड बिल्कुल। वनडे में। बिल्कुल आई थिंक इंडिया इंडिया में जितना बैटिंग, अभी हम लोग पिछले मैच के अंदर शुभमन गिल के हम लोग गा रहे थे गाने के, यार ये बड़ा जबरदस्त है ये। आज उनकी मतलब ईशान शुभमन किशन के गिल, आए थे, बिल्कुल ईशान शुभमन किशन गिल के तो थे। आज साइड पे हो गए और आज यशस्वी जायसवाल। तो आप वही देखते हैं ना, इंडिया में हर 2 मैच के बाद आपको एक नया सुपरस्टार या एक एग्जिस्टिंग सुपरस्टार वापस लाइमलाइट में आते हुए दिखता है। मतलब इतना टैलेंट है उनके पास। वरना अगर आप कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से, तो एक दो नाम ही होते हैं जो चल रहे होते हैं। इंडिया में आप देखें 5-6 नाम है। अभी कुछ टाइम पहले अभिषेक शर्मा का धूम मची हुई थी। अब अभिषेक शर्मा थोड़ा पीछे हो गए तो ये प्लेयर्स आ गए। तो ये मतलब अबंडेंस ऑफ टैलेंट है इंडिया के अंदर। और रोहित शर्मा की भी आपने अच्छी बात की, उनके लिए ये इनिंग्स बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर आज भी वो फेल हो जाते तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उन पे रेज हो जाता कि क्या ये उनको रखना इस वक्त जायज है। क्योंकि इतने जब टैलेंट है, मतलब जब इंडिया वर्ल्ड कप का मैच खेलेगा पहला अपना, तो मोस्ट लाइकली यशस्वी जायसवाल बेंच पे बैठे हुए होंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा होंगे, शुभमन गिल होंगे, और उसके साथ फिर नंबर 3 पे विराट कोहली हो गए। इवन ईशान किशन जो पिछले मैच के सेंचुरियन है, वो तो शायद, मुझे लगता है उनका स्क्वाड में होना भी शायद एक अभी भी कंफर्म नहीं है, जितना स्ट्रेंथ है इंडिया के पास। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मेरी पर्सनली बात माने तो जायसवाल बिल्कुल वर्ल्ड कप में बेंच पर ही होगी, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर तो रोहित शर्मा, गिल और अपना विराट कोहली में रहेगा। क्योंकि विराट कोहली को तो आप जाहिर बात है बाहर नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन ही आगे नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए हमें दिखाई देगी। क्योंकि केएल राहुल को अगर हम देखें तो उनकी रिसेंट वनडे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ड्रॉप आया है। तो मेरे ख्याल से इंडिया ईशान किशन की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, उन्होंने T20 की फॉर्म को जिस तरह कैरी किया है, आई गेस इंडिया वुड प्रेफर ईशान किशन ओवर केएल राहुल।
बिल्कुल, आई थिंक आप मुझे लगता है अच्छा पॉइंट रेज़ कर रहे हैं, बट मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, मुझे लगता है इंडिया केएल राहुल को ही अपना फर्स्ट चॉइस कीपर बनाएगी। क्योंकि इंडिया में आप देखें, वो बहुत फेयर चलते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। केएल राहुल अगर आप उनको देखें तो ही इज़ नॉट डूइंग दैट बैड। अगर आप उनकी आईपीएल देखें, अच्छा खेले, हंड्रेड्स किए उन्होंने। इवन वनडे क्रिकेट में, क्योंकि मसला पता है क्या है, केएल राहुल जब से टी20 क्रिकेट से बाहर हुए हैं, तो वो लाइमलाइट में इतना रहते नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट में वो खेलते हैं, अच्छा करते हैं। वनडे क्रिकेट इतनी ज़्यादा वो नंबर 5-6 पे आपकी बैटिंग आती है। तो वो जो बड़े स्कोर्स है ना, वो उनसे हम देखते ही नहीं है। वो ज़्यादातर अब 50-60 इस तरह के स्कोर करते हैं। और जब भी वो, मैंने उनको देखा है रिसेंट टाइम में, वो अच्छा करते हैं। आई थिंक कुछ टाइम पहले ही उनका शायद 100 आया था। अभी कुछ मुझे याद नहीं है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट या एक रीसेंट वनडे सीरीज में उनका 100 आया था। तो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया उनको इतना आसानी से पीछे छोड़ देगा। वो खेलेंगे वर्ल्ड कप में, फर्स्ट चॉइस होंगे। ईशान किशन बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, स्क्वाड में जा सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वो खेल लेंगे। बट मुझे लगता है कि इंडिया अपने टॉप टॉप 6 जो है इंडिया का, वो यही होगा: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, और फिर जो कीपर है 6 पे, वो मोस्ट लाइकली ईशान किशन ही होंगे या केएल राहुल होंगे। सही कह रहे हैं। अब अगर मैं जरा इंडिया की इस वनडे लाइनअप को देखता हूँ, अगर पाकिस्तान की वनडे लाइनअप का दिमाग में रखता हूँ, तो पाकिस्तान का इस वक्त जो हमें लाइक विकेट कीपर ओडीआई वर्ल्ड कप में जाना है, हमें नहीं पता। वो मोहम्मद बिल्कुल रिजवान हो गए, वो गाजी गौरी हो गए, वो उस्मान खान हो गए, इंजरी से अगर वो रिकवर कर जाते, लाइक हमें पता ही नहीं है कि कौन हमारा मेन कीपर है, कौन हमारा बैकअप विकेट कीपर है, कौन हमारा बेंच विकेट कीपर है। हमारा टीम को उन्होंने इस तरीके से बर्बाद कर दिया, लाइक समझ से बाहर कर दिया कि अब हमारा विकेट कीपर है कौन वनडे में। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जहाँ इंडिया की बात है, आप सोचे ऋषभ पंत जो है, वो इस टीम का हिस्सा ही नहीं है। जो इतना टैलेंटेड प्लेयर है, वो हाँ, है ही नहीं। ये और बात ऋषभ पंत की मैं बिल्कुल बात करूंगा कि बिल्कुल आपने अगर बिल्कुल। फॉलो किया हो, तो उन्होंने एलएसजी छोड़ दी है। और वो अगले सीजन अपनी डीसी, जो दिल्ली कैपिटल है, वापस जा रहे हैं वहां पे। और कुलदीप यादव के साथ उनकी ट्रेड हो रही है। तो हम्म। ये भी हम लोग प्रॉपरली कवर नहीं कर पाए इस न्यूज को, बट मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये भी आईपीएल के जो फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है ये। एक सवाल मेरा ये है कि हार्दिक पांड्या को आई गेस मैंने वनडे से या तो बाहर किया या वो इंजर्ड है, नहीं, मुझे इस बात रेस्ट, का आइडिया इंजर्ड नहीं है। इंजर्ड है, वो हार्दिक इंजर्ड पांड्या है। का होना, इंजर्ड है, बिल्कुल इंजर्ड है। और क्योंकि उनका होना बहुत वो तो जरूरी है खेलेंगे साउथ साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका में वर्ल्ड कप, मतलब दुनिया में कहीं भी वर्ल्ड कप हो, हार्दिक पांड्या जरूर खेलेंगे। नंबर 6 उनका फिक्स, 6 या 7 पे वो खेलेंगे, फिक्स स्पॉट है उनका। अच्छा, थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि और भी टॉपिक्स है हमारे पास। जिस तरह आप सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त अपने वनडे क्रिकेट खेल रही है, टी20 क्रिकेट भी खेल रही है। बेशक वो टी20 सीरीज इस वक्त जो चल रही है बांग्लादेश है, वो जीत गए, वो 2-0। पहला मैच हमने कवर किया, सेकंड मैच भी हुआ, हमने इतना फॉलो नहीं किया, बट दे डिड रियली वेल एंड दे वॉन दैट मैच। बट जो वनडे क्रिकेट जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की, वो हमें बहुत ही एक, कहते हैं ना, डार्क पीरियड से गुजरती हुई दिख रही है। स्पेशली बैटिंग, बॉलिंग अगर आप देखें, जो है मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, ये जब आएंगे तो सॉर्टेड हो जाएगा। नेथन एलिस भी है, जैम्पा भी है। बैटिंग बहुत वीक लग रही है, क्योंकि ट्रेविस हेड होंगे, मिचेल मार्श होंगे, बट उसके बाद जो है ये हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत रिलाई कर रहा है मार्नस लेबोशेन पे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में। इसलिए इस सब चीजों के बाद खबरें चल रही हैं कि स्टीव स्मिथ, जो वनडे क्रिकेट से रिटायर हो गए थे पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, उनको वापस लाने की बातें चल रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या ये बात सच है या नहीं, बट जो रूमर्स हैं, हमारा, आपको क्या इस पे थॉट्स हैं आपके इस पे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपका ऑस्ट्रेलिया का अभी बैटिंग का मसला चल रहा है, लाइक अगर हम देखें कि मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के आने के बाद क्या है, इनकी ओपनिंग तो आई गेस सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन जो इनका मिडिल ऑर्डर है, लाइक इसमें आपके पास अभी इनके पास जो बड़े नाम है, वो एलेक्स कैरी हो गए, मार्नस लबुशेन हो गए, कैमरन ग्रीन हो गया, कूपर कॉर्नली हो गया। अलबत्ता कूपर कॉर्नली की एक बड़ी इनिंग आई है, इसमें जॉश इंग्लिश भी नाम आता है। और तो ये नाम काफी बड़े नाम है, इनको आप एज अ इनएक्सपीरियंस प्लेयर एसोसिएट नहीं करेंगे, नाम ये काफी बड़े हैं, लेकिन उस तरीके से उन फॉर्म का ना होना और बड़े स्कोर नहीं करना, ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कहते हैं, खतरे की बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टीव स्मिथ का एज अ वन डाउन बैट्समैन आना तो वापस, और जिस तरीके की स्टीव स्मिथ की फॉर्म अभी चल रही है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग है ना इस वक्त, उनके पास टैलेंट बहुत है। अगर आप देखें, ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर है, जॉश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श, बट
इवन एलेक्स कैरी, इन सब में अगर आप देखें ना, एबिलिटी बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन कोई भी इसमें से आपको ना लगता नहीं है जो एक कहते हैं ना बैकबोन हो टीम की, वो कोई नहीं है इसमें से। सब लोग हैं मारनेदार। ट्रेविस हेड बिल्कुल मतलब उनसे बड़ा सुपरस्टार नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास, बट ट्रेविस हेड से ना वो एसोसिएट नहीं करते कि ये आपको ऑलमोस्ट हर मैच में रन बना के देगा, या ये आपको हर पिच पे खड़ा होकर आपको टीम को लेकर चलेगा। बिल्कुल ट्रेविस हेड एक मारधार वाले प्लेयर है, जिनका बिल्कुल दिन होता बिल्कुल है वो किसी को भी मार देते हैं, लेकिन जो एक होता है ना कि जो ग्लू फैक्टर होता है टीम में, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया बहुत इन्वेस्ट कर रहा है बिल्कुल मार्नस लेबुशेन पे कि वो ये प्लेयर बने, बट जिस तरह की उनकी फॉर्म है वनडे क्रिकेट में, तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बेशक वो शायद टीम में खेलेंगे आगे, बट जो स्टीव स्मिथ को वापस लाने की बातें वो हो रही खेलेगा है, जरूर। मुझे लगता है ये अच्छी चीज है क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि स्टीव स्मिथ जैसा बड़ा नाम, क्योंकि स्पेशली अब विलियमसन भी चले गए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो जो अगले साल का वर्ल्ड कप है इसमें स्मिथ अगर होंगे तो मुझे लगता है ये ऑस्ट्रेलिया का भी फायदा है इसमें, और स्टीव स्मिथ और जो वर्ल्ड क्रिकेट है उसका भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि देखिए स्टीव स्मिथ को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, जब तक वो है फिट है उनको खेलना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा, और स्टीव स्मिथ का अगर वनडे में लेट से कमबैक होता है तो ये बात उनके भी काफी अच्छी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टीव स्मिथ का प्लान है कि उनको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2028 एलए ओलंपिक्स में बिल्कुल खेलना है एज बिल्कुल ए टी बिल्कुल ट्वेंटी प्लेयर। बिल्कुल तो टी डेफिनेटली। ट्वेंटी में मेरे ख्याल में वापसी के लिए काफी अच्छा मौका होगा स्टीव स्मिथ के पास कि वो वनडे में अपनी परफॉर्मेंस दिखाए और फिर टी ट्वेंटी में कम करे। बिल्कुल, और जहाँ टी20 की बात है तो उनका कहीं ना कहीं कमबैक हो गया था, वर्ल्ड कप में उनको बुला लिया गया था एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया इतना बुरा खेली कि उन बेचारों को मौका ही नहीं मिला टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का। हाँ तो ये भी हो सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि व्हाइट बॉल, क्योंकि देखिए इस वक्त स्टीव स्मिथ अपने कप को कहीं ना कहीं जाया भी कर रहे हैं, वो इधर उधर की लीग्स में, अभी वो एमएलसी में मैंने उनको देखा कल 24 रन किए। ये स्टीव स्मिथ का ना लेवल नहीं है, वो इतने बड़े हाँ, वो जो प्लेयर हैं अरूज का कि वो अरूज का टाइप बिल्कुल, तो लगा बिल्कुल। है अरूज का। तो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ को वो पीएसएल में आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है हमारे लिए, बट उनका ये जो आखिरी 3-4 साल हैं क्रिकेट के, उनको ना टॉप लेवल की क्रिकेट ही खेलनी चाहिए और वहाँ पे अपने आप को प्रूव करना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा एक इमोशनल टॉपिक है, क्योंकि जो क्रिकेट के फैंस हैं स्पेशली पाकिस्तान में, ये पिछले 1-2 दिन की खबर है कि एक बहुत लेजेंडरी क्रिकेट के जर्नलिस्ट, जो शायद हमारे, हम लोग जो हम बहुत छोटे हैं बट हमारी एरा के वो बिल्कुल नहीं है, बट हमने उनके बारे में बहुत सुना है सोशल मीडिया पे, और जो हम जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जिस तरह वासिया हबीब भाई हैं या जो इफ़ी भाई हमारे हैं, उनको बहुत फॉलो करते हैं, तो उन्होंने इन इन जर्नलिस्ट के बारे में बहुत डिस्कस किया अपनी वीडियो में, तो हम लोग भी अपना एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं इनको। कमर अहमद नाम है इनका, 88 ईयर्स के थे और इनका भी इंतकाल हुआ है कुछ दिनों पहले। तो इनकी अमान अगर आप देखें, आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई अचीवमेंट्स कि कितने पुराने जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने क्या क्या मूवमेंट्स को कवर किया हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लाइक मिस्टर कमर अहमद काफी लाइक हमसे, जो हमारे दौर के तो फैन नहीं है, जो हमसे पुराने दौर के काफी बड़े जर्नलिस्ट रह चुके हैं। लाइक अगर इनकी हम अचीवमेंट की तरफ जाए तो काफी काफी बड़े बड़े मैचेस इन्होंने कवर करे, और काफी इनकी लाइक सर्विसेज है हमारे क्रिकेट हिस्ट्री के लिए। तो बिल्कुल इनकी इंतकाल पे हमें काफी लोगों ने दुख का जाहिर किया है, हमें भी काफी दुख है। ही वॉज अ ग्रेट पर्सनालिटी। बिल्कुल। तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बिल्कुल, अल्लाह उनकी मगफरत करे। यहाँ पे आपके सामने उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, जिस तरह उन्होंने हर वर्ल्ड कप को कवर किया 2007 तक, और मतलब 400 से ज्यादा टेस्ट, ये एक बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इतना पुराना नाम और जिस तरह के इनके रिकॉर्ड्स हैं। आई थिंक 70s 80s में इनका बड़ा एक पीक एरा था जिसमें ये क्रिकेट को कवर करते थे, एंड आई थिंक ही इज मोर देन जस्ट अ जर्नलिस्ट। मैंने इनके बारे में जो रिसर्च की, कि इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी इन्होंने लिखी, और जो मैंने इफ़ी भाई और वासिफ भाई की जो वीडियो देखी थी उसमें वो लोग बता रहे थे कि इनका एक बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं उनको लॉन्च करने में, जिस तरह जियो स्पोर्ट्स को इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, हम टीवी के अंदर जो स्पोर्ट्स का जो पूरा चैनल है उसको बड़ा सपोर्ट किया। तो इनकी बहुत सर्विसेज है पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए, और हम इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे। हमारा ये आज का जो मेंस का एपिसोड है इसका फाइनल टॉपिक है अमान। इस तरह हमारे जो आइकॉन्स स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको, अच्छा तो जरा हाँ हाँ मैं जरा इस टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा थोड़ा बात जाऊंगा ऑफ टॉपिक पे। जिस तरह आपने एमएलसी की बात की थी, तो
आई गेस पहले मैच में आई गेस हारिस रऊफ का मैच था, और उसमें उन्होंने जिस तरीके की शानदार पारी खेली है, अगर बिल्कुल, आपको उसका आइडिया है तो बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बिल्कुल मैंने देखी है वो आई थिंक बॉलिंग। कोई 2 ढाई ओवरों में कुछ 4.5 खाया जी, जी, उन्होंने। मैंने वो मैच पूरा नहीं देखा क्योंकि आपको पता है यूएस टाइम की थोड़ा रात को होता है, तो वो पूरा मैच नहीं देखा, बट हाइलाइट्स देखी आज मैंने। और जिस तरह की पिटाई हुई है हारिस रऊफ की, जिस तरह उन्हें मारा गया है आज, एंड्रे फ्लेचर हो गए या जो आई थिंक कॉलिन मनरो ने भी ठीक ठाक उनको मारा है। तो ये हारिस रऊफ का, और मुझे समझ नहीं आता कि हारिस रऊफ ठीक है, एक बॉलर है, पिटते हैं वो, लेकिन जो कैप्टन होता है उनका, वो क्या सोच के उन्हें नया बॉल पकड़ा देता है, ये मुझे कभी भी समझ नहीं आता। चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो शाहिद शाह अफरीदी हो, कोई भी कैप्टन हो, वो उन्हें नया बॉल देता है। इवन दो ये सबको पता है, जो देखने वाले लोग भी हैं, जो क्रिकेट खेले भी नहीं है, उनको भी पता है कि हारिस रऊफ न्यू बॉल बॉलर नहीं है। आज भी ये हुआ, सेकेंड ओवर उन्हें दे दिया और वो वहीं पे पिटना शुरू हो गए। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अब रऊफ का मसला भी तो ये है ना, उनको पावल ने बॉलिंग दे तो उनकी पिटाई है, उनको डेथ ने बॉलिंग दे तो उनकी पिटाई है, उनको मिडल ने बॉलिंग दे तो उनकी पिटाई है। अब बंदा उनको बॉलिंग दे तो दे कहाँ पे आखिरकार। बिल्कुल, ऐसे उनका जो बेस्ट जो यूटिलाइजेशन मैंने जो देखी है ना उनके करियर में, वो थी 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, जब उन्हें मतलब 8वें 10वें ओवर के बाद लाया जाता था और 3 ओवर लगातार करवा दिए जाते थे, फिर एक एंड में ओवर। तो ये मुझे उनका सबसे बेस्ट लगा कि वो मिडिल ओवर्स में आके जब पिटाई करने जाते हैं बैटर्स, वहां पे वो आए अपनी बॉलिंग करें, विकेट्स लें, ये उनका काम है। लेकिन अब जो उनका रोल है कि न्यू बॉल, ये उनका करियर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे ही बढ़े क्योंकि टाइम का हमारा कंस्ट्रेंट है। तो हमारा जिस तरह पीसीबी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की कुछ कैटेगरीज लॉन्च की थी, हमने उनकी बात भी की पिछले शोज में कि ए कैटेगरी बिल्कुल और इस तरह की। तो बिल्कुल आज बिल्कुल जो बिल्कुल। लेटेस्ट जो मतलब 2 दिन पुरानी खबर है कि जो पैसे अनाउंस किए गए हैं, आपके सामने राइट पे नजर आ रहा होगा आपको कि जो वैल्यूज है कॉन्ट्रैक्ट्स की पर मंथ की ये सैलरीज है कि 4.6 4.8 मिलियन, 4 मिलियन, 3.4 मिलियन फॉर सी कैटेगरी, और डी कैटेगरी जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, हमारे यंगस्टर्स जो हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए का सैलरी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अच्छी सैलरीज हैं? और फिर उसके अलावा यहाँ बीच में आपको नजर आ रहा है कि मैच फीस के टेस्ट खेलने के आपको 1.5 मिलियन, जैसे 15 लाख, वनडे खेलने के 7.5 लाख और T20 खेलने के 5 लाख। तो आपको क्या लगता है मान, क्या ये एक अच्छी सैलरी है फॉर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर फॉर पाकिस्तान? देखिए, अगर हम पर्सनली देख रहे हैं तो ये नंबर ऑन पेपर देख के तो हमें काफी वो होगा कि ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। जैसी हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, इनको तो इसके आधे भी नहीं डिजर्व करते खैर ये लोग तो। और ऑन अबव दैट इनको पर मैच फीसेस अलग मिली जाती है। और आई गेस ये पीसीबी ने ये इनिशिएटिव लिया इसलिए है कि टेस्ट क्रिकेट को मेनली इंपॉर्टेंस दी जाए, क्योंकि प्लेयर्स बिल्कुल, जो है वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं, दुनिया भर की लीग खेलते हैं। तो आई थिंक इसमें ये भी इन्होंने पॉइंट ऐड किया है कि टेस्ट प्लेयर्स को कोई भी लीग खेलना अलाउ नहीं होगा, तभी इनको इतनी काफी हाई सैलरी दी जा रही है। बिल्कुल, आई थिंक ये जो इन्होंने जो नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, तो इसमें जो टॉप के जो आपके प्लेयर्स हैं, ए कैटेगरी वाले जो टेस्ट के प्लेयर हैं, उनको अलाउड नहीं है, कोई भी लीग खेलना अलाउड नहीं है। और जो थोड़े बी और बी सी वाली जो कैटेगरी है, जो सिर्फ आपके व्हाइट बॉल वनडे प्लस T20, उनका जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि वो लीग खेल सकते हैं, लेकिन 2 लीग्स खेल सकते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन जो आपके T20 स्पेशलिस्ट हैं, 2.6 मिलियन वाली कैटेगरी, इन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये प्लेयर जितनी मर्जी चाहे लीग्स खेल सकते हैं। बस ये है कि जब पाकिस्तान की कोई सीरीज होगी T20 की और उस वक्त कोई लीग है, तो वो लीग नहीं खेल सकते वो, वरना ऑल ईयर राउंड वो जो मर्जी चाहे खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेशक आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि पैसे ये डिजर्व नहीं करते और ये सब भी है, पर मुझे लगता है ये जो मॉडल है ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें आप देखिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है इसके अंदर। और जिस तरह क्रिकेट आगे बढ़ रही है, लीग्स हो रही है, तो इसमें आप भी पुराने अंदाज से नहीं चल सकते कि यार हमारे प्लेयर्स जो है वो नहीं खेलेंगे। ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को इतने पैसे देते हैं कि उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे जैसे मुल्क हैं, पाकिस्तान हो गया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनको चाहिए कि फ्लेक्सिबल रहें। तो गुड टू सी कि पीसीबी अडॉप्ट कर रहा है मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को। बिल्कुल, और इसमें आई गेस ये इनिशिएटिव भी लिया गया है कि जो प्लेयर्स आपके टेस्ट के, जैसे जो प्लेयर्स आपके कैटेगरी ए बी के पार्ट है जो खाली टेस्ट खेलेगी, उनको T20 खेलना अलाउ नहीं होगा। कुछ प्लेयर्स को खाली वनडे अलाउ है, कुछ को खाली T20 एंड वनडे अलाउ है, कुछ को खाली T20 अलाउ है। तो बिल्कुल, आई गेस ये इनिशिएटिव काफी अच्छा है। और मेरे अभी आई गेस मेरे सामने से एक इंटरव्यू
गुजरा था, एक हमारे काफी फॉर्मर प्लेयर है तनवीर अहमद साहब, जी, जी, और बिल्कुल। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट निकाला इसलिए था कि बाबर आजम को T20 से बाहर किया था। ये उनके बिल्कुल, मतलब उसके इंटरव्यू की पहली बात थी। ये तो ये सुन के आपको आपके क्या तासुरात है मेरे मुताबिक? बिल्कुल मुझे लगता है तनवीर अहमद साहब जो है उनको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। कोई 2018 से मैं उनकी एनालिसिस को सुन रहा हूँ, क्योंकि पहले वो जी टीवी जो एक चैनल है उस पे आते थे, वहीद खान जर्नलिस्ट के साथ उनका शो होता था। तो वो मैं बड़ा शौक से उस वक्त तनवीर अहमद जो है बड़े एक ब्लंट एनालिस्ट थे, जो दिल में होता था बोलते थे। लेकिन पिछले 4-5 साल से जो पैसा या जो भी उनको मफाद मिल रहे हैं बाबर आजम या जो इस साया कॉरपोरेशन की जो टीम है, तो उसके बाद आपको पता ही है उनके जो जो उनके एनालिसिस है वो बहुत बायस्ड है वो, और जो भी चीज होती है वो कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे आदमी से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्रेडिबिलिटी उनकी बिल्कुल अब जीरो हो चुकी है। तो मैं तो इन पे इतना वक्त जाया भी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मेरा आपसे शो एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल है। जो 3 सितारे हमारे सामने हैं स्क्रीन पे, शाहिन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये ऑन पेपर जो है बिल्कुल। पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के ही प्लेयर्स हमें कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये सब खेलते हैं। बेशक ये बाहर अंदर बाहर होता रहता है, बट ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये प्लेयर्स, इन्होंने जो टॉप पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये एक्सेप्ट कर लिया होगा, जहाँ पे ये एक रिक्वायरमेंट है कि भाई आप एक से ज्यादा लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि ये आपको पता है वो वाले प्लेयर्स भी हैं हमारे जिनको पैसा बनाने का भी बहुत शौक है। तो आपको लगता है ये पाकिस्तान क्रिकेट की खातिर अपनी जो एक्स्ट्रा लीग्स हैं उन्हें गिव अप कर देंगे और पूरा अपने पाकिस्तान क्रिकेट पे फोकस करेंगे? देखिए, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे तो देखिए मेरे पास दो बातें हैं। पहली बात तो ये, अगर इन प्लेयर्स में थोड़ी सी भी अगर गैरत बाकी है तो इनको चुप करके ये सैलरी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके के ये प्लेयर्स है, जैसे कि दुनिया भर में T20 की लीग हो रही है, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी लीग अब इन लोगों को उठाना चाहिए, एक्सेप्ट सिर्फ एक बाबर आजम का नाम है जिनको तो सिर्फ इसलिए लिया जाएगा ताकि हमारी टीम की पब्लिसिटी हो जाए, थोड़ा सा सोशल मीडिया एंगेजमेंट आ जाए। तो बिल्कुल। इनका काम या अब बहुत खेलना हुआ, तो बहुत बहुत दूर हुआ से शाहीन, इतना बहुत रह हुआ गया कि ये शाहीन। टीम को जी, जी, हाँ पॉपुलैरिटी मिल जाएगी बस। जी, हाँ, बस शाहीन ये काम शाहीन है इन का मैं प्लेयर्स का। कहता हूँ कि फिर भी है कुछ इम्पैक्ट, T20 में वो विकेटें ले लेते हैं। लेकिन जो रिजवान है, मुझे तो उनका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कि वो लीग्स खेलेंगे। पीएसएल भी मुझे लगता है कि बहुत हुआ कि नेक्स्ट सीजन में वो शायद एक कम पैसों पे बिक जाए, लेकिन उसके बाद तो मैं मुझे अनसोल्ड नजर आते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर मैं इनकी पोजीशन में होता तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता और पूरा अपने आप को कमिट करता पाकिस्तान क्रिकेट पे। अच्छा, अब अपने एपिसोड को एंड की तरफ लाएंगे। वहाँ आज हमने बहुत थरोली डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की, करंट टॉपिक्स पे बात की, मैचेस पे बात की, आगे भी करते रहेंगे। तो आज आपके शो पे क्या थॉट्स थे, और हम कल भी इंशाल्लाह कवर करेंगे ये जो स्पेशली जो टेस्ट मैच चल रहा है इसको कवर करेंगे। बिल्कुल, मुझे काफी मजा आया आज के टॉपिक पे बात करके, और इंशाल्लाह ताला आपके लिए कल भी ऐसी बेहतर बेहतर वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बस, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।